So first topic is Naxalism. See, Naxalite movement. The movement started in Naxalbari in Darjeeling district of West Bengal. See, there is one village called as Naxalbari in Darjeeling district of West Bengal. West Bengal में जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें नक्सलबारी करके एक विलेज है, वहां से ये नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रीजन दिस नक्सलाइट मूवमेंट वाज स्टार्टेड. सी, इन केस ऑफ इंडियन विलेजेस, तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो विलेजेस है उसमें जो पुअर लोग हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स है, जो लेबर का काम करते हैं, जो मजदूर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनके पास खुद का लैंड नहीं होता है. तो ये दूसरे के लैंड पे जाके काम करते हैं, दूसरे के खेत में जाके काम करते हैं. सो देर आर सम जमींदार्स हु आर हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, हु आर हैविंग लॉट्स ऑफ लैंड. सो दिस जमींदार्स आर एक्सप्लॉइटिंग दिस पीपल. उनसे जबरदस्ती काम कराते हैं, उनको ठीक से पैसा नहीं देते. सो दे आर एक्सप्लॉइटिंग दिस पीपल. So from earlier time also, from colonial time also, this problem was existing in India. So there were some people who were fighting against this government, who were fighting against this zamindars. So they came together and they found a organization. उन्होंने एक organization बनाया, एक movement start किया. ये movement क्या था कि सभी को equal status चाहिए और ये जो जमींदार उनको exploit करते हैं उनको हटा के हमने ये जो land है ये सभी के बीच में equally distribute कर देंगे. जो poor है उनको भी land मिलेगा. See, this movement was good. The intentions were good, but that movement took a violent step. इन लोगों ने violent step यूज करके गन्स अपने हाथ में लेके गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट किया. ये गवर्नमेंट के जो पुलिस ऑफिसर्स है या फिर जो आर्मी के लोग हैं या पैरामिलिट्री के लोग हैं उनको अटैक करते थे. वहाँ के जो रोडवेज है या फिर वहाँ के रेलवेज है उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे. वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनको किडनैप कर देंगे, मार देंगे. ये अलग अलग तरीके यूज करके, गलत तरीके यूज करके उन्होंने अपने डिमांड्स फुलफिल करने का कोशिश किया. सो दे आर रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट. जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके साथ एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे. ये इंडिया के गवर्नमेंट को नहीं मानते, ये अपना अलग गवर्नमेंट चला रहे. इनके अलग रूल्स है, इनके अलग मिनिस्टर्स है अपने खुद के. सो दे आर क्रिएटिंग अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट. दे आर चैलेंजिंग द इंडियन गवर्नमेंट एंड दे वांट अ सेपरेट कंट्री. ये अपने इंडिया के अंदर ही अलग कंट्री का डिमांड कर रहे हैं. सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट. लेट अस स्टडी व्हाट इज गिवन इन द बुक. द नक्सलाइट्स ऑर्गेनाइज्ड अ स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स. स्मॉल लैंड होल्डिंग मीन्स छोटे जिनके पास लैंड होते हैं, कम लैंड होता है. फार्मर्स एंड लैंड लेबरर्स एंड टुक चार्ज ऑफ देयर लैंड, पुट आउट रेड फ्लैग्स एंड डिक्लेयर दैट एरिया है फ्री टेरिटरी. जो उन्होंने जो लैंड कब्जे में ले लिया और ये जो लैंडलेस जो कम लैंड वाले लोग थे या लैंडलेस लेबरर्स थे उनको ये उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. वहां उन्होंने रेड फ्लैग्स लगा दिया. उनके निशानी होता है कि रेड कलर का फ्लैग होता है जिसमें बीच जो फ्लैग लगा दिया और ये जो टेरिटरी है जो उन्होंने कब्जे में ले लिया था उसे फ्री टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया. ऑल दिस मूवमेंट दैट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस रेबिलियन इज कॉल्ड एज नक्सलाइट मूवमेंट. ये जो नक्सलबारी में जो रेबिलियन हुआ, जो फाइट हुआ कि वहां के जो नक्सलबारी के लोग थे उन लोगों ने वहां के जो जमींदार थे या वहां के जमींदार के जमीन अपने कब्जे में ले लिया, वहां के जमींदार को मार के या वहां के जमींदार को हटा के वहां के जमीन पूरे अपने कब्जे में ले लिया और ये पुअर लेबरर्स में या पुअर लैंड ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वहां रेड फ्लैग लगा के उस एरिया को फ्री टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया. सो दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वाज फेस्ड बाय एंटायर कंट्री. पूरे कंट्री में ऐसे प्रॉब्लम थे. सो सम पीपल टुक इंस्पिरेशन ऑफ दिस रेबिलियन. वो जो रेबिलियन हुआ नक्सलबारी एरिया में उससे इंस्पायर होके बाकी जगह में इंडिया के कुछ लोगों ने सेम तरीके से गवर्नमेंट को चैलेंज किया या वहां के जमींदार के जमीन अपने कब्जे में ले लिया. The objective of establishing action committees to raise a voice against the exploitation of farmers. So farmers का जो exploitation हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. So farmers by landlords and confiscate of land and landlords and distribute it among the tenants. So ये क्या करते थे, लैंड कन्फेसिकेट करते थे और कैप्चर कर लेते थे और ये लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. जो पुअर फार्मर्स थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या जो लैंडलेस लेबरर्स है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. Later the movement stayed away from these objectives. The objectives were good. ये objectives उनके अच्छे थे कि जो पुअर फार्मर्स है उनको हेल्प कर रहे थे. But that objectives were changed. उन्होंने अपने objectives change कर दिया. So they started to doing terrorism. They took the path of terrorism. To prevent any government schemes, they were not allowing government to start their schemes and welfare policies from reaching the common people. So government भी कुछ schemes चला रहा है. Government अगर वो लैंड लेबरर्स को अगर जमीन देना चाहता है या वहाँ वाटर अवेलेबल करके देना चाहता है, रोड्स बनाना चाहता है, रेलवेज बनाना चाहता है,
ये जो गवर्नमेंट के स्कीम है उनको वो अपोज कर रहे थे। अगर रोड बना दिया तो रोड का काम रोक देते थे, या रेलवेज बना दिया तो रेलवे को ट्रैप बॉम्ब लगा के डिस्ट्रॉय कर देते थे रेलवे ट्रैक्स को। सो दे वर स्टॉपिंग द गवर्नमेंट, दे वर चैलेंजिंग द गवर्नमेंट, देन दे वर यूजिंग violent means, terrorist means to stop this government machinery. The Naxalite started a parallel system by rejecting the democratic system. So democratic government है हमारा, उसे challenge कर रहे थे, उन्होंने parallel system चालू कर दिया था। जैसे हमारा गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एक नया गवर्नमेंट बना दिया था। This made a Naxalism a serious challenge to the internal security of India. ये लोग हमारे कंट्री में ही हम गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। So this is a serious threat to the security of India. The movement was mainly located in West Bengal. Later, the movement spread to East Godavari district in Andhra Pradesh, parts of Visakhapatnam, Karimnagar in Telangana, Adilabad, Bastar is in Chhattisgarh, then Rajasthan and Sukma in Chhattisgarh, Gadchiroli in Maharashtra, Bandara, Gadchiroli, Chandrapur in Maharashtra, Balaghat and Mandala in मध्य प्रदेश, कोरातपुर इन उड़ीसा। सो मेजरली ये जो एरिया है ये ट्राइबल एरिया है, ये जो जंगल वाला सब एरिया है या ट्राइबल एरिया है, तो इस एरिया में नक्सलाइट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। यहाँ नक्सलाइट मूवमेंट बहुत, दिस नक्सल लीडर्स आर वेरी स्ट्रांग। इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस, द नक्सलाइट एस्टैब्लिश्ड अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज पीपल लिबरेशन गुरेला आर्मी, और PLGA, इन्होंने खुद का आर्मी बना दिया। So this conflict is still going on. So even today this conflict is going on. Even today this government of India or Indian military, not Indian military, Indian paramilitary forces like SRPF, CRPF, there is some effort, there are many efforts that were taken by people. पूरे तरीके से वहाँ हमें सक्सेस नहीं मिला है। Even today some parts of India there are people who are challenging our government. So next we will talk about communalism. See, communalism is a serious threat to the unity of India. See, communalism is a thinking that one religion is superior to other religion. जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू रिलीजन है, इस्लाम है, या मुस्लिम रिलीजन है, या फिर क्रिश्चियनिटी है, सिख्स है, जैन है, जीव्स है, ये सभी लोग इंडिया में रहते हैं। सो कम्युनलिज्म में क्या करते हैं, हम लोगों को या सोसाइटी को रिलीजन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लोगों के बीच में झगड़े लगा देते हैं, लोगों के बीच में फाइट कर देते हैं या राइट्स हो जाते हैं। सो वी आर डिवाइडिंग द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के हिसाब से हम सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम्स एक ग्रुप में जाएंगे, हिंदूज एक ग्रुप में चले जाएंगे, और एक दूसरे के बीच में हम उनके बीच में फाइट लगा देंगे। सो वी आर थिंकिंग दैट माई रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर रिलीजन, मेरा रिलीजन है दूसरे रिलीजन से ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा बड़ा रिलीजन है, ज्यादा पावरफुल रिलीजन है। सो आई एम ट्रीटिंग अदर पीपल एज इंफीरियर। सो ये हम इंफीरियर ट्रीट कर रहे हैं, तो ये कम्युनल आइडियोलॉजी है। सी कम्युनलिज्म इमर्जेंस आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड। सी हमारा रिलीजन के बारे में हम बहुत गर्व करते हैं, ये गर्व अच्छा नहीं है। सो नैरो रिलीजियस प्राइड, द ब्रिटिश सोड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री, सो दे डिवाइडेड द कंट्री इनटू हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सी पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव हैप्पीली लिव्ड टुगेदर सिंस मेनी सेंचुरीज इन इंडिया। There is nothing wrong in people of different religions living together in country while being duly proud of their own religion. See, suppose I am feeling that I am proud as a Hindu or I am proud as a Muslim, then it is okay. There is nothing wrong in that. See, we will be proud about our religion. But the problem comes when we think that my religion is only religion that is superior. मतलब मेरा religion superior है, लेकिन बाकी के religion अच्छे नहीं है। ऐसा हमारा अगर thinking रहा तो that is wrong. If I am thinking that my religion is great, that is okay. But I should not say that other religions are not good. Only my religion is great. That is wrong. So all the religions are equal. If you are having that thinking that all the religions are equal, I love my religion. I am proud as a Hindu or I am proud as a Muslim. That is okay. But I should not think that other religions are not good. दूसरे religion अच्छे नहीं है। ऐसा अगर हमारा thinking होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे लोगों को equal treatment नहीं देंगे, हम अपने आप को ज्यादा superior मानेंगे, दूसरे को ज्यादा inferior मानेंगे। So that is wrong. See, when the pride becomes excessive, it turns into bigotry. Bigotry मतलब hatred towards other religion. So we start to hate other religion. Each one of this begins to consider their religion as superior and other religion as inferior. This leads to religious fanaticism. Fanaticism मतलब एक religion के बारे में बहुत ज्यादा प्यार होता है। अगर किसी ने हमारे रिलीजन के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो हम राइट्स करने चालू कर देते हैं या दूसरे रिलीजन के लोगों को किल भी कर देते हैं। Fanaticism base of communalism. It makes one obvious of national interest. So ये हमारा national interest सब बाजू में हो जाता है और हम
रिलीजन के हिसाब से दोनों के दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ फाइट करने लग जाते हैं. People of different religions does not trust each other. They become suspicious of each other. So they are thinking that some people are terrorists. Many Muslims or majority of Muslims are living happily in India. They are feeling that India is their country. So they are happily living in India. कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे हिंदूज में भी कुछ पार्ट्स है जो चाहते हैं कि मुस्लिम्स इंडिया में नहीं रहना चाहिए, उनको बाहर भेज देना चाहिए. जैसे आपने न्यूज़पेपर में या फिर आपने टेलीविजन में देखा होगा, दे आर टेलिंग दैट मुस्लिम शुड गो टू पाकिस्तान. दैट इज रॉन्ग. सो इन बोथ द रिलीजन्स पीपल आर some people are there who are trying to make a fight between both the religions. So we should ignore them. We should live together in our country. So compatriots means Hindus and Muslims, or people from two religion who are fighting with each other. They are compatriots. Follow different religions are looking at their enemies. They are looking with other religion as enemies. Even commonality or coming together on festivals become rare. So एक दूसरे के festivals हम लोग celebrate नहीं करते. So as a result, it becomes difficult for everyone to come together and to get organized for the demands and rights of citizens. Fanatism makes the perspective of looking at events and people prejudice. See, as we are living in our country, as we are Indian citizens, so हम अगर एक साथ रहेंगे तो हम कंट्री के या गवर्नमेंट के पास अच्छी तरीके से अपना डिमांड्स रख सकते हैं. इफ द सोसाइटी इज डिवाइडेड, अगर सोसाइटी डिवाइड हो जाएगा तो ये पॉलिटिशियंस है या जो लीडर्स है उनके लिए भी आसान है. अगर हमारा सोसाइटी अगर डिवाइड हो गया, हिंदूज में और मुस्लिम्स में और सिख्स में डिवाइड हो गया, क्रिश्चियंस में डिवाइड हो गया, तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है या जो लीडर्स है ये एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा वोट जीतने का कोशिश करते हैं. वहां के वोट्स उनको मिल गए तो वो पावर में आ जाते हैं. So they are intentionally dividing the country on the basis of religion. दोनों ग्रुप्स के बीच में झगड़ा लगा देते हैं. ये पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं. अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये कंट्री का यूनिटी, जो हम सिटीजन करके हम रहते हैं कंट्री में, तो हमारा कुछ राइट्स है, अगर हम डिवीजन हो गया हमारे बीच में तो हम अपने राइट्स के लिए अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द सोसाइटी इज डिवाइडेड. एंड देयर आर प्रिजुडाइज मतलब वी आर हैविंग सम थिंकिंग दैट और इस्लाम इज रॉन्ग और हिंदू रिलीजन इज रॉन्ग. ये हमारा थिंकिंग है, हमें सच्चाई नहीं पता होता है, बट वी आर टेलिंग दैट रिलीजन इज रॉन्ग और दैट रिलीजन इज गुड. वी डोंट नो अबाउट द फैक्ट्स. वी आर जस्ट हैविंग अ आइडिया दैट रिलीजन इज गुड और दैट रिलीजन इज बैड. वी आर नॉट हैविंग द फैक्ट. दैट इज प्रिजुडाइज. Some people begin to think economic and social questions also in the framework of their religion. Some people of all religion think that since they belong to particular religion, they have no influence in politics. So there are some people in India who are thinking that as they are belonging to this religion, because of this they are not getting equal power. Some religion is superior, some religion is inferior. So they begin to believe that they are being treated unjustly. इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है उनको, ऐसे कुछ रिलीजन के लोगों को लगता है. दे होल्ड द आइडिया दैट गवर्नमेंट इज पार्शियल अगेंस्ट देयर रिलीजन. जैसे गवर्नमेंट पार्शियलिटी कर रहा है ऐसे हमें लगता है. अगर कोई रिलीजन के लोगों को इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है तो उनको लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहा है, गवर्नमेंट हमें इक्वल स्टेटस नहीं दे रहा है. So in such a condition, they became too sensitive about their religion and their co-religionists. If anybody speaks about their people of their religion and insults them, so religion symbols knowingly or unknowingly, riots break out because of kind of thinking. So अगर हमारा रिलीजन, हमें लगता है कि हमारे रिलीजन को इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है सोसाइटी में, हमें इन्फीरियर ट्रीट कर रहे हैं, तो हम हमारे रिलीजन के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं. अगर कोई पॉलिटिशियन या किसी ने नोइंगली और अननोइंगली किसी हमारे रिलीजन सिंबल का या किसी हमारे टेंपल में जाके या किसी मॉस्क में जाके अगर कुछ गलत काम कर दिया तो हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं और दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं और ये राइट्स हो जाते हैं. सो वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव अबाउट आवर रिलीजन. So if suppose somebody is knowingly or unknowingly doing some bad practices about or saying something bad about our religion, then we are coming together and we are fighting against that people. We are doing riots. There are riots between some people. So this is very bad for the country. If the riots are happening, then our country will not live together. Our country will not get developed properly. So public property with crores of rupees is getting damaged. Hundreds of people are killed. Public peace is destroyed. Due to the bitter memory of riot, people are estranged from each other and mutual trust receives a setback. So ये जो राइट होते हैं, राइट के बाद हमें लगता है कि मुस्लिम्स खराब है या हिंदूज को लगता है कि मुस्लिम्स खराब है, मुस्लिम्स को लगता है कि हिंदूज खराब है.
तो ये क्या होता है कि एक राइट्स की वजह से अगर हिंदूज और क्रिश्चियंस के बीच में राइट हो गया तो क्रिश्चियंस को लगेगा कि हिंदूज अच्छे नहीं है और हिंदूज को लगेगा कि क्रिश्चियंस अच्छे नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारा एक दूसरे के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। सो देर इज नो ट्रस्ट बिटवीन द पीपल, वी आर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर। इफ वी आर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर देन वी विल नॉट लिव हैप्पीली इन अवर कंट्री। ये जो ट्रस्ट है, जैसे हमारा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रहेगा तो ही हम पीसफुली हमारे कंट्री में रह सकते हैं। इफ द ट्रस्ट इज नॉट देयर then we cannot live happily in the country. So there will be always fight between people from different religions. So if you want to live together, then we should establish peace between us. हमारे बीच में अगर शांति रहे, peace रहेगा, then only we can live together. And if people are living together, or people are living happily in the country, then the country will get developed. So trust between the people is the basis of coexistence. अगर हम एक दूसरे को coexist करना है, रहना है, तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। If trust breaks, social unity receives a blow. How can national unity be achieved without social unity? अगर सोसाइटी में यूनिटी नहीं रहेगा तो नेशन में कैसे यूनिटी रहेगा? सो नेशन का यूनिटी होने के लिए सोसाइटी में यूनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Hence it is necessary that we all counter the religious communalism with all our strength. ये जो कम्युनल माइंड है, कम्युनल लोग है जो हमारे बीच में झगड़ा लगाने का कोशिश कर रहे हैं, इन सभी लोगों को हमने काउंटर करना चाहिए। इन सभी लोगों को हमने स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। For this, we should mix with people of different religion. We should have friends with all the religion. If we are having friends, then we will know some good things about that religion also. Suppose हमारा कुछ अलग पहला मेंटालिटी था कि ये रिलीजन अच्छा नहीं है, जब भी हम उन लोगों से फ्रेंडशिप करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये उस रिलीजन में ये बात अच्छा था, तो हमें पता लगेगा कि हमारा जो पहले थिंकिंग था वो गलत था। So if we are mixing with each other, we are living together, then people who are trying to involve us in fight, they will not become successful. So we should be able to look at and understand our economic and social problems personally. So हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, इनको हमें अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। So we should not mix with this question with religion. So ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या जो सोशल प्रॉब्लम है, ये हमने रिलीजन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। See, there are people in India who, if you take the situation of Muslims in India, so as compared to Hindus, मुस्लिम्स आर मोर पुअर इन आवर कंट्री। अगर हम सर्वे करेंगे तो मुस्लिम में जो वुमेन है वो बहुत पुअर है एज कंपेयर टू हिंदू वुमेन। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमें एक रिलीजन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है ये हमें सभी के लिए इक्वली प्रॉब्लम देखना चाहिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक दैट ओनली मुस्लिम वुमेन आर पुअर बिकॉज हिंदूज आर नॉट डूइंग गुड फॉर दैट मुस्लिम वुमेन। सो ये ऐसा नहीं देखना चाहिए, ये सभी ने मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहिए। So we should be able to look at and understand the economic and social problems rationally. We should not mix this question with religion. We should search for economic, political or historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. ये जो religious harmony है, religious peace है, ये जो खराब करने के लिए जो भी historical thinking है हमारा या historical events है, ये सब के बारे में हमें चेक करना चाहिए और ये events को ये जो प्रॉब्लम्स है इसे सॉल्व कर देना चाहिए। जैसे हमारा जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ हिंदू मुस्लिम का जो राइट्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, दैट वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स। ये जो फॉरेनर्स उन्होंने हमारे बीच में फाइट लगा दिया, उन्होंने कंट्री को डिवाइड कर दिया। दे डिड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन लोगों ने हमारे सोसाइटी को डिवाइड कर दिया और हमारे ऊपर रूल किया। सो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से आज हमारे ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। So we should look at our historical facts and we should try to solve that problems. If the problems are solved, then we will live happily in our country and there will be social unity in our country. And if the social unity is there, then we will achieve national unity also. So this is the way we can put an end to communalism. So and strengthen our national unity. अगर हमने social problems है हमारे जो historical problems है उनको solve कर लिया तो ये कम्युनलिज्म का जो भी प्रॉब्लम है ये हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और कंट्री में नेशनल यूनिटी और पीस मेंटेन रहेगा। इफ द कंट्री इज यूनाइटेड देन द कंट्री विल बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, मोर एंड मोर डेवलप्ड। नेक्स्ट टॉक अबाउट रीजनलिज्म। सी व्हाट इज रीजनलिज्म? रीजनलिज्म मींस हैविंग एक्सेसिव प्राइड अबाउट वन रीजन। एक रीजन के बारे में हम प्राउड होते हैं। सो ये एक्सेसिव प्राइड हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र में जो लोग हैं, सो पीपल इन महाराष्ट्र, देयर आर सम पॉलिटिकल पार्टीज इन महाराष्ट्र आल्सो, so they are having very much pride about Marathi language or Marathi culture. So because of this pride, what other people are thinking, other people who are living in Maharashtra who are non-Maharashtrians, they are thinking that these people are not giving us equal status. ये हमें equal status नहीं दे रहे। तो ये एक रीजन के बारे में प्राइड होना अच्छा है, लेकिन एक्सेसिव प्राइड नहीं होना चाहिए।
सो इट इज वन थिंग दैट टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज बंगाली और मराठी पर्सन, जो भी हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, सो वी डोंट इंट्रोड्यूस लाइक वी आर इंडियंस, वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट वी आर तमिल, सो वी आर बंगालीज, वी आर मराठी और वी आर गुजरातीज. सो दिस इज बिकॉज ऑफ रिलीजियस, दिस इज बिकॉज ऑफ रीजनल प्राइड. हमारे रीजन के बारे में आप प्राउड होते हैं कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं मतलब हम मराठी, गुजरात में रहते हैं मतलब हम गुजराती, या हम बंगाल में रहते हैं मतलब हम बंगाली. सो वी आर प्राइड अबाउट आवर रिलीजन. हमारा पहला आइडेंटिटी होता है कि हम रीजन के मेंबर है. उसके बाद हमारा आइडेंटिटी होता है कि हम इंडियन है. सो दैट इज रॉन्ग. फर्स्ट आइडेंटिटी शुड बी दैट वी आर इंडियंस. सो आई एम सुपीरियर टू अदर. सो इसके बाद क्या होता है कि हम एक दूसरे को सुपीरियर या इंफीरियर ट्रीट करते हैं. सो पीपल इन महाराष्ट्र और मराठीज विल थिंक दैट people from other parts of India are inferior, we are more superior. People from other parts of India will think that we are superior, other states are inferior. तो इन states के बीच में भी fight चालू हो जाता है, या इन states के बीच में भी competition चालू होता है. So it can be termed as excessive regional pride. The love for one's province turns morbid due to this kind of excessive regional pride. So ये regional pride ज्यादा से ज्यादा हो जाता, so love for one region or one province turns morbid due to kind of excessive regional pride. It is natural to feel love for one's province, but it should not become abnormal. So हमारे अगर province के बारे में हमें प्यार है, हमें गर्व है, that is okay, but that should not become abnormal. So हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा रीजन ही ज्यादा डेवलप है, दूसरा रीजन अच्छा नहीं है, so दूसरा रीजन के लोग इंफीरियर है, हम लोग ज्यादा सुपीरियर है. So that is wrong. Regionalism thrives on regional imbalance in development. In post-independence period, some states achieved more progress while some states remained backward. See, regional imbalance है हमारे कंट्री में. Regional imbalance मतलब जो हमारे कुछ स्टेट से ज्यादा डेवलप है, कुछ स्टेट्स कम डेवलप है. सो ये इम्बैलेंस है. देयर इज नो बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजनलिज्म ऑकर्स. जो ज्यादा डेवलप है वो ज्यादा अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, जो कम डेवलप है वो अपने आप को, उन लोगों को वो इंफीरियर मानते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली. तो ये जो स्टेट्स है ये इकोनॉमिकली डेवलप्ड है. वेयर एज स्टेट्स लाइक ओडिशा, बिहार, आसाम रिमेन्ड अनडेवलप्ड और इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली अनडेवलप्ड. Economic development and reforms are foundation of progress. As a result, the states that develop economically can also achieve progress in these areas like education, health, culture. तो जो states developed है, जिस states के पास पैसा है वो education में या health care में या culture में ज्यादा invest करेगा. So because of this, the country or the state that is more developed, that will have good education, people will be more educated, people will get good health facilities, the culture of that area will be preserved properly. The states which do not have developed, are not developed in this manner, remain backward in education, civic amenities means basic amenities like toilets, like drinking water, like health, etc. So the opportunities of development available to people in developed states are not possible for people in backward states. So backward states के लोगों को facilities नहीं मिलता है जो developed state के लोगों को मिलता है. They are harassed by problems of education, backwardness, unemployment, poverty, etc. जो महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सब स्टेट से महाराष्ट्र में आते हैं या मुंबई में आते हैं, मुंबई, पुणे, नासिक also. So these people are coming in our state. See why these people are coming? Because these people are not having जॉब्स इन देयर एरिया. वहां का जो एरिया है जहां से लोग आते हैं उनको वहां जॉब अवेलेबल नहीं है, वहां उनको नौकरी अवेलेबल नहीं है या एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है. एज दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट दे आर कमिंग टू महाराष्ट्र. सो दे आर कमिंग टू, और पीपल आर गोइंग टू दिल्ली, पीपल आर गोइंग टू पंजाब फॉर जॉब्स बिकॉज दे आर गेटिंग जॉब्स देयर. उनके पास उनके गांव में जॉब नहीं है इसलिए वो अपने गांव छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं. If we are giving jobs in their own village, then they will not come to other states, or they will not come to Mumbai or Delhi or Punjab and other parts of India. So people who are living in undeveloped states or underdeveloped states, they begin to think that they are being cheated, they are being kept away from the benefits of development. Because of this, the understanding between states broken. So ये उनको लगता है कि हमें चीट कर रहा है गवर्नमेंट, हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, हमें फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग मोर मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. So because of this, these people get cheated. They think that they are getting cheated. Because of this, the understanding between states is broken. This in turn has negative impact on national unity. See, national unity जैसे हमने देखा जब भी कम्युनलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, तो नेशनल यूनिटी मतलब सोशल यूनिटी, सोसाइटी में यूनिटी होना चाहिए. और दूसरा एक होता है कि सभी जो स्टेट्स है कंट्री में उनको एक साथ मिलके काम करना चाहिए. दे शुड फील दैट दे आर यूनाइटेड टुगेदर.
इफ दे आर यूनाइटेड टुगेदर देन ओनली इंडिया विल बी यूनाइटेड. अगर हम ऐसे बात करेंगे कि महाराष्ट्र के लोग ही ज्यादा सुपीरियर है, बाकी लोग इंफीरियर है, या पंजाब के लोग बात करेंगे कि पंजाब के लोग ज्यादा सुपीरियर है, दूसरे लोग इंफीरियर है, ये हम एक दूसरे के बीच में इक्वालिटी नहीं होगा. सो वी विल ट्रीट दैट वी आर सुपीरियर और अदर आर इंफीरियर. सो देयर विल बी नो इक्वालिटी इन अवर कंट्री. So if there is no equality, there will be no national unity or national equality in our country. So this in turn has negative impact on national unity. The economic imbalance has endangered this understanding needs to be set right. So ये जो economic imbalance है, economic imbalance मतलब एक region ज्यादा डेवलप है, दूसरा region कम डेवलप है. ये जो economic imbalance है, balance नहीं है, imbalance है. So this should be solved. Our government make effort to in this direction. So regionalism can affect developed as well as developing countries. So जो underdeveloped states है, वहां भी regionalism के वजह से problem होता है. The people of developed countries or developed states begin to believe that they are superior due to their superior history, culture. Hence they have developed that much. They begin to look down among the people of underdeveloped region. They are not willing to share the benefits of developed to backwards region. So ये उनके जो development का benefits है, ये backward लोगों को नहीं देना चाहते. See if you see in case of Mumbai. सी मुंबई का अलग प्रॉब्लम है. मुंबई में बहुत सारे लोग आ गए, मुंबई का जो कैपेसिटी था वो खत्म हो गया, उसके ऊपर ज्यादा लोग आ गए. सो देयर इज प्रॉब्लम इन मुंबई. सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर देयर आर सम पॉलिटिकल पार्टीज हु आर टेलिंग दैट अदर पीपल फ्रॉम अदर स्टेट शुड नॉट कम इन मुंबई. सो बिकॉज देयर आर सम अदर इश्यूज ऑल्सो ऑफ मुंबई. सी मुंबई का जो कैपेसिटी था वो खत्म हो गया, उसके बाहर अभी लोग रहना चालू कर दिए. बट इफ देयर इज सम स्टेट दैट कैन अकोमोडेट मोर पीपल, वो अगर दूसरे लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं तो उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि वहां की दूसरे जगह से जो लोग आते हैं वो वहां यहाँ आके मेहनत से काम करते हैं और वो पैसा कमाते हैं. सो दे शुड अकोमोडेट देम. बट देयर आर सम पीपल हु आर नॉट गिविंग देम जॉब्स. दे आर टेलिंग दैट जॉब शुड बी गिवन टू लोकल पीपल ओनली. दे शुड नॉट जॉब शुड नॉट बी गिवन टू अदर पीपल. तो ये दूसरे लोगों को इन्फीरियर ट्रीट कर रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर ट्रीट कर रहे हैं. सो दैट इज रॉन्ग. सो दे ट्राई टू अननेसेसरली ग्लोरीफाई लोकल ट्रेडिशन. सो अपने जो लोकल ट्रेडिशन है उनको ग्लोरीफाई करते हैं, बताते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशन है बहुत सुपीरियर है, तुम लोग बाहर से आ गए तो तुम्हें इक्वल स्टेटस नहीं देंगे हम. सो दे आर ट्राइंग टू प्रूव देयर यूनिकनेस. दिस लीड्स टू रीजनलिज्म. इट एंडेंजर्स नेशनल यूनिटी. द एविल्स ऑफ रीजनलिज्म कैन बी टैकल्ड बाय रिड्यूसिंग द इम्बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट. सो अगर हमने इम्बैलेंस है डेवलपमेंट में, जैसे एक रीजन ज्यादा डेवलप है, दूसरा रीजन कम डेवलप है, ये अगर हमने सॉल्व कर दिया, ये अगर हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया, देन पीपल विल बी लिविंग हैप्पीली इन अवर कंट्री. जैसे जो रीजन में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान दिया और वहां का डेवलपमेंट कर दिया, तो वहां के लोग दूसरे सिटी में नहीं आएंगे, दूसरे स्टेट्स में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको वही जॉब अवेलेबल होगा और वो रीजन भी अच्छी तरीके से डेवलप होगा. सो देयर विल बी नो रीजनल इम्बैलेंस बिटवीन द कंट्री. We have studied the few challenges of India that is facing. Apart from this, there are several problems like overpopulation. जैसे इंडिया में ओवर पॉपुलेशन है. वी आर हैविंग मोर देन 125 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया. सो ये जो पॉपुलेशन जैसे बढ़ते ही जाएगा, वैसे हमारे पास अगर फूड ग्रेन्स उतने अवेलेबल नहीं होगा, या वाटर अवेलेबल नहीं होगा, या जॉब्स अवेलेबल नहीं होगा, तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है. सो there are several problems like overpopulation, cleanliness. So we are still having people who are openly defecating. There is good thing that the government of Narendra Modi government has done, that they have raised this issue of cleanliness. उन्होंने टॉयलेट्स बना के दिए या क्लीन वाटर अवेलेबल करके दिया. So this is good thing done by the government. Then agriculture, problem in agriculture also. See, around 50% people, more than 50% people in India are working in agriculture. So agriculture में भी बहुत problems है. Farmers suicide कर रहे हैं. Then problem of farmers, poverty, housing मतलब लोगों को घर नहीं है. Then food is also, poor people are not able to afford food. So we are trying to overcome these problems and move forward. We are progressively and we are progressing steadily. So हम सब चीजों में गवर्नमेंट काम कर रहा है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है. So in the next chapter, we will study about the problems in economic field. So we will study what were the problems in economic field in India. So we have seen the challenges in this chapter. What were the challenges that are faced in India? Even today we are having these challenges, but government has worked in right way and they is trying to solve this problem.